नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यमिक स्तर के इस कार्यक्रम में आप सभी शिक्षार्थियों का, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मोनिका काद्यान। शिक्षार्थियों और दर्शकों, माध्यमिक स्तर पर हम आज जो पाठ करने वाले हैं वो इस पाठ्यक्रम का अंतिम पाठ है। अब तक हमने कहानियाँ पढ़ी, कविताएं पढ़ी, निबंध पढ़े और फीचर भी पढ़ा। तो इस तरह से हमने बहुत सारे पाठ पढ़े, उन पर चर्चा की। आज हम जो पाठ लेने वाले हैं वो इन सब विधाओं से अलग है। वो लेखन कौशल पर आधारित है। शिक्षार्थियों, हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि जब भी हम अपने साथियों से मिलते हैं या किसी संबंधी से मिलते हैं और हम उन्हें कोई बात, अपने मन की कोई बात बताना चाहते हैं, तो हम अपने मन में उन विचारों को व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। कोई बहुत लंबी बात हमें बतानी है, कई बार हम पहले कोई बात बताते हैं और उसके बाद जो अगली बात हम बताते हैं फिर पलटकर हम पहली बात पर आ जाते हैं। तो एक तरह से हमारे विचार जो हैं वो व्यवस्थित नहीं होते हैं। तो इसमें हमें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है और हमें लगता है कि शायद जो सामने वाला व्यक्ति है, जो सुन रहा है, वो हमारी बातों में रुचि नहीं ले रहा है या हमारी बातें इतनी रोचक प्रतीत नहीं हो रही हैं। इस तरह से हम जैसे माध्यमिक स्तर पर हैं, हमारे पास कुछ और विषय भी होंगे, तो हम उन विषयों में भी जब अपने निबंधात्मक प्रश्न करते हैं तब वहाँ पर भी हमें इस तरह की समस्या आती है और हम नहीं समझ पाते हैं कि हम अपने उत्तर को किस तरह से इस तरह से व्यवस्थित करें कि हम जो भी बात, जिस तरह के भी बिंदु हम उस उत्तर में शामिल करना चाहते हैं, हम उन्हें अच्छे ढंग से लिख सकें और कुछ भी हमसे ऐसा ना हो जो छूट जाए। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं या कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, तो उनमें हम एक आध अनुच्छेद लिखते हैं। कुछ प्रश्न बड़े होते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं वो उनमें हम कई अनुच्छेद हम लिखते हैं। तो इस तरह से ये जो लंबे उत्तर होते हैं, इनमें भी हमें अपने विचारों को, अपने बिंदुओं को व्यवस्थित करने की ज़रूरत होती है। तो इन सभी बातों में जो बात कॉमन है, जो बात समान है, वो ये है कि हम अपनी बात को कहने के लिए एक व्यवस्था के अंतर्गत हम कार्य करें, हम एक व्यवस्थित ढंग से अपना उत्तर लिखें। तो ये सभी जो बात हम अभी कर रहे हैं, ये निबंध कैसे लिखा जाए उसके अंतर्गत भी आती हैं। हम माध्यमिक स्तर पर हिंदी पढ़ रहे हैं, हम उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हमें वहाँ जब भाषा का प्रश्न आता है, भाषा की परीक्षा होती है, तब वहाँ पर भी हमें इस तरह से प्रश्न आते हैं। और जब हम हिंदी विषय की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपको निबंध लिखने के लिए दिए जाते हैं परीक्षा में, तो वहाँ भी आपको इसका काम लेना होता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम शिक्षार्थियों जानेंगे कि हम अच्छा निबंध कैसे लिखें, या ये कहें कि निबंध कैसे लिखें। तो हमारे कार्यक्रम के कुछ उद्देश्य हैं शिक्षार्थियों। पहला उद्देश्य है कि किसी विषय के विभिन्न पक्षों पर, क्योंकि एक विषय के अलग अलग पक्ष हैं, तो विभिन्न पक्षों पर विचार करके उसके प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कर सकेंगे। किसी विषय को विभिन्न बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेदों में किस तरह से बांटा जाए, उन अनुच्छेदों में बांटकर उनका उल्लेख कर सकेंगे। विचारों या भावों को लिखकर अभिव्यक्त कर सकें, क्योंकि हम निबंध लिखने वाले हैं। तो निबंध लिखने के लिए हमें अपने भावों को, अपने विचारों को हम अभिव्यक्त करने के लिए लिखने की आवश्यकता है, तो हम लिखकर अभिव्यक्त कर सकेंगे। लेखन में सरल तथा प्रभावशाली भाषा का प्रयोग हम कर सकेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मुख्य उद्देश्य है हमारे इस कार्यक्रम का, वो है कि अच्छा और प्रभावशाली निबंध, क्योंकि
हम निबंध तो अमूमन सभी लोग लिख लेते हैं, लेकिन हमें अच्छा निबंध लिखना है, हमें प्रभावशाली निबंध लिखना है, तो हम ये भी कर सकेंगे, हम अच्छा और प्रभावशाली निबंध लिख सकेंगे। तो इस तरह से ये कुछ हमारे उद्देश्य हैं शिक्षार्थियों। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि निबंध होता क्या है। जब हम बात करते हैं, हम बहुत बार इस बारे में बात करते हैं कि इस विषय पर निबंध आया। निबंध जो विषय है, इस पर हम ये जानें कि क्या है निबंध। तो आप ये समझ सकते हैं कि निबंध से मतलब ऐसी रचना जिसे बहुत ही अच्छे ढंग से बांधा गया है, जिसमें जो विचार दिए गए हैं, जो घटनाएं दी गई हैं, उनका बिल्कुल सही क्रम है, और बिल्कुल वो जो क्रम है और वो क्रम बिल्कुल सही है, और आपस में वो घटनाएं गूंदी हुई हैं। तो एक तरह से शिक्षार्थियों, इसका क्या तात्पर्य हुआ? किसी भी विषय पर कोई रचना जिसे बहुत ही क्रम से रखा गया है, और वो सभी विचार, सभी घटनाएं एक दूसरे से संबंधित हैं और बिल्कुल क्रम से आ रही हैं। तो जैसे हमने शुरू में भी बात की कि हम अपने विचार जो हैं वो व्यवस्थित कर सकें। व्यवस्था यानी पहले कौन सा विचार आएगा, पहले कौन सी बात करनी है, बाद में कौन सी बात करनी है। तो ये सभी ये जो क्रम है, इसका हम अच्छे से ध्यान रख सकें। तो इस तरह की रचना को हम निबंध कहते हैं। और ये आप जानते ही हैं कि निबंध जो है वो गद्य में होता है, कविता में निबंध नहीं होता है। कविता के रूप में निबंध नहीं लिखा जाता है, वो गद्यात्मक होता है। और जिस तरह से आपने कहानी पढ़ी है, या संस्मरण देखा, या रेखा चित्र आपने पढ़ा, या आपने कोई उपन्यास पढ़ा होगा, इसी तरह ये सब विधाएं हैं हिंदी साहित्य की। तो इस तरह से ही निबंध भी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है। अब प्रश्न आता है कि निबंध का आकार कितना हो। तो निबंध का आकार जो है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जो हम देखते हैं माध्यमिक स्तर पर कि 300 शब्दों का निबंध हम लिखते हैं। तो ये जो निबंध है, ये 2-3 प्रश्नों के निबंध भी हो सकते हैं, और जो साहित्यकार निबंध लिखते हैं वो 25-30 प्रश्नों के भी निबंध लिखते हैं। तो सामान्यतया शिक्षार्थियों, जो निबंध है वो 3-4 प्रश्नों का निबंध हमें उसका अभ्यास करना चाहिए। इतना हमारे लिए इस स्तर पर पर्याप्त होगा। अब बात होती है कि निबंध में किस तरह के विषय जो हैं वो निबंध के विषय हो सकते हैं। तो आप इस सृष्टि में कोई भी विषय ले लीजिए, कोई भी वस्तु, कोई भी घटना, कोई भी विचार, किसी भी भाव पर शिक्षार्थियों आप निबंध लिख सकते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि आप जिस विषय पर निबंध लिखें उसमें आपके पास कुछ विचार होने चाहिए। विचार के बगैर तो आप क्या अभिव्यक्त करेंगे? विचारों के बगैर तो आप अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास विचार होने चाहिए, आपके पास कुछ अनुभव होना चाहिए, आपके पास कोई सामग्री होनी चाहिए जिसे आप निबंध के रूप में लिख सकें। और इस बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि जो भी आप निबंध लिखें उसे आप प्रस्तुति किस तरह से कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो जब भी आपका निबंध कोई पढ़े तो उसको बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि आप अपनी ही बात रख रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपकी जो भाषा है वो ओढ़ी हुई है, या वो भाषा यूं कि यूं उन्होंने किसी अखबार में पढ़ी थी या किसी पुस्तक में पढ़ी थी। तो आप जो शैली है और जो भाषा है वो आपकी नितांत अपनी होनी चाहिए। तो आपका जो अपना व्यक्तित्व है वो निबंध में दिखना चाहिए। इसीलिए हमें निबंध लिखते हुए खास तौर पे भाषा का ध्यान रखना होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हम यहाँ तक हमने बात की कि निबंध क्या है और इसमें मुख्य बातें क्या क्या होती हैं। अब हम अगर बात करें कि निबंध हम क्यों लिखें, तो जैसा कि परिचय देते हुए मैंने आपको बताया कि हमें अपने विचारों को व्यवस्थित
रूप से प्रस्तुत करने के लिए निबंध लिखने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि एक विचार हमारे पास अभी आ रहा है और उसके बाद हम पलटकर हम आगे चले गए हैं, फिर हमें जो पहला विचार है उससे संबंधित कोई बात और याद आ गई है, हम फिर वहाँ पर वो बात लिख देते हैं। तो एक तरह से जो हमारे विचार हैं, जो हमारे भाव हैं, वो आपस में गुंदे हुए नहीं रहते, क्रमिक नहीं रहते, जैसा कि हमने बात की। तो हमें यहाँ पर इस बात की विशेष रूप से आवश्यकता होती है कि हम किसी भी विषय पर, मान लीजिए हम कल्पना करते हैं कि आप अभी जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपके बहुत सारे सपने होंगे, तो आप कोई सपना देखते हैं या आप कल्पना करते हैं कि यदि मैं शिक्षक होती तो इस विषय पर आप निबंध लिखना चाहते हैं। तो इस सपने को, इस कल्पना को आकार देने के लिए आपको एक निबंध लिखना होगा, जिसमें आप अपनी पूरी योजना, अपनी कल्पना के माध्यम से आप प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, निबंध लिखने के ऊपर हम ये बात कर सकते हैं कि हम जो भी निबंध लिखें, पाठक को हमारी बात अच्छे से समझ में आए और उसे आपको प्रभावित भी करना है, उसे सिर्फ सपाट सी प्रस्तुति ना लगे। तो हम अपने निबंध को लिखते हुए अपने विचारों को क्रमबद्ध करेंगे, उदाहरण देंगे, प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करेंगे और इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करना होगा और इसलिए हम निबंध लिखते हैं। इसके अलावा निबंध लिखने की एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता भी है। आपके पास जो दूसरे विषय हैं शिक्षार्थियों, उनमें भी जो आपके दीर्घ उत्तर जो हैं, लंबे उत्तर वाले जो प्रश्न हैं, उनके लिए भी आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं है कि निबंध के बारे में प्रश्न सिर्फ हिंदी विषय के अंतर्गत परीक्षा में आता है, इसीलिए निबंध लिखने की ज़रूरत है। आपको अन्य विषयों में भी उत्तर सही ढंग से, सही क्रम से, व्यवस्थित ढंग से लिखने के लिए निबंध लिखने का अभ्यास करना चाहिए। तो इसमें आपके पास बहुत सारे विषय हैं और अब आप जैसे बड़े होंगे और आप आगे और पढ़ाई करेंगे, उच्च शिक्षा में जाएंगे, तो वहाँ पर तो आपको बहुत बड़े बड़े उत्तर आपको लिखने होंगे। तो वहाँ आपको अपने विचारों को क्रमबद्ध ढंग से लिखने का अभ्यास होना चाहिए। तो यहाँ से ही आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि निबंध लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले शिक्षार्थियों, हम बात करते हैं कि निबंध के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब निबंध के बहुत से प्रकार हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कौन कौन से हैं? तो निबंध के प्रकारों में शिक्षार्थियों एक है वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। तो ये जो निबंध हैं ये किस तरह के होते हैं, हम इस पर बात करते हैं। जैसे वर्णनात्मक निबंध हम लेते हैं। अब इसमें इस नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि वर्णनात्मक निबंध में किसी विषय का वर्णन होता है। बिल्कुल सही बात है। हम इसमें किस विषय का वर्णन कर सकते हैं? जैसे हम देख सकते हैं कि किसी घटना का वर्णन हम कर सकते हैं, या किसी कह सकते हैं कि किसी त्योहार का वर्णन कर सकते हैं, या कोई यात्रा हमने की है, कोई खास अनुभव हमारे पास है, उसका हम वर्णन कर सकते हैं, या हमारा कोई पसंदीदा खेल है, हम वो खेल देखने के लिए गए हैं और आप बहुत रोमांचित हैं, तो आप उस अनुभव का आप वर्णन कर सकते हैं। तो इन सब विषयों के अंतर्गत हम उस अनुभव का, उस घटना का वर्णन करेंगे। तो इस तरह से ये जो निबंध हैं, वर्णनात्मक निबंध, इनमें घटनाएं हैं और घटनाओं को क्रमिक ढंग से रखा जाता है और इसमें सामान्य बातें हैं और इसमें सूचना हम अधिक देते हैं। अगर किसी खेल के बारे में है तो हम बताते हैं कि इन टीमों के बीच में ये खेल हो रहा है, इस स्थान पर ये इस खेल का आयोजन हुआ,
मैं वहाँ पर दर्शक के रूप में वहाँ मौजूद था और वहाँ जो ये खिलाड़ी थे, मेरे पसंदीदा खिलाड़ी ये हैं, और इस तरह से उन्होंने अपने खेल का प्रदर्शन किया। तो इस तरह से ये जो निबंध हैं, वर्णनात्मक निबंध, ये इनमें अधिकतर सूचना रहती है। और अगर हम बाकी प्रकार के निबंधों से इसकी तुलना करें तो वर्णनात्मक निबंध लिखना सरल होता है। तो इस तरह शिक्षार्थियों वर्णनात्मक निबंध होते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षार्थियों विचारात्मक निबंधों की। तो विचारात्मक निबंध किस तरह के होते हैं? अब यहाँ पर जैसे वर्णनात्मक निबंध में आपने अनुमान लगाया, इसमें यहाँ पर भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी विषय पर आपके विचार क्या हैं। तो इस तरह के जो निबंध होंगे वो इस वर्ग के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको चिंतन करने की ज़रूरत पड़ेगी, अपनी बुद्धि पर जोर डालने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपको बहुत सारी सामग्री, जानकारी एकत्रित करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें व्यक्तिगत निबंध भी हो सकते हैं, सामाजिक निबंध भी हो सकते हैं। तो ये या कोई इस तरह की समस्या है जो वैश्विक समस्या है, वैश्विक स्तर पर है, या हमारे समाज में कोई इस तरह की बुराई है, या कोई प्रचलन है किसी इस तरह की किसी प्रथा का, तो हम उसे यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। या कि कोई राजनीतिक समस्या है तो इनका यहाँ पर हम इन्हें यहाँ पर शामिल करते हुए उन पर निबंध लिख सकते हैं। अब जैसे एक विषय बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस बारे में बात हो रही है, मोबाइल फ़ोनों का अत्यधिक प्रयोग जो है, हमारे जीवन पर उनका प्रभाव है, या इंटरनेट का हमारे जीवन पर प्रभाव है, या इंटरनेट वरदान है या अभिशाप है, या तकनीक प्रौद्योगिकी वरदान है या अभिशाप। इस तरह से बहुत सारे निबंध हो सकते हैं शिक्षार्थियों, जिसमें हमें जानकारी की आवश्यकता होती है। और इसमें हमारे पास एक सामग्री चाहिए। हम इसमें, क्योंकि वर्णन सिर्फ वर्णन नहीं है, इसमें आपका बुद्धि का भी प्रयोग हो रहा है, इसमें आपके ज्ञान का भी प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह के जो निबंध होंगे जिसमें आप किसी विषय के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के पहलुओं पर आप विचार करेंगे, तो ये सब निबंध विचारात्मक निबंध के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षार्थियों भावात्मक निबंधों की। भावात्मक निबंध किस तरह के होते हैं? आप कल्पना कीजिए, आपने दो वर्गों को बहुत अच्छे ढंग से आपने उनका अनुमान लगाया है। तो भावात्मक निबंधों में किस तरह के निबंध रखे जाते हैं? सोचिए ज़रा। यहाँ पर आपको जो बात समझ में आ रही होगी वो भाव समझ में आ, लेकिन भाव किसका भाव? तो यहाँ पर जिन विषयों में भाव मुख्य होता है, यानी किसी भी विषय के प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या है, या आप किसी भी विषय पर कल्पना करते हैं, तो आप उस कल्पना के माध्यम से आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इस तरह के जो निबंध होंगे वो भावात्मक निबंधों के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ शिक्षार्थियों हम ये समझें इसको कि कल्पना की प्रधानता रहते हुए यहाँ तर्क जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, तर्क की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया मांगी जा रही है तो आपकी भावना किसी भी रूप में हो सकती है, उसमें आपको कोई कह सकते हैं कि जज नहीं करेगा कि आपको अच्छे ही इसी तरह का उत्तर आपको देना था। आप उसमें आज़ाद रहते हैं, आप किसी भी तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जैसे शुरू में बात की, अगर हम मित्रता की बात करते हैं या दोस्ती, एक वरदान, जीवन का एक बहुत बड़ा वरदान, हम इस तरह के विषय पर निबंध लिखते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई अनुभव अच्छा ना रहा हो मित्रता के मामले में,
तो आप उसे दूसरे ढंग से आप उसमें प्रतिक्रिया देंगे। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, किसी को धोखा मिला हो या कोई अकेला हो या उसके कोई बहुत अच्छे मित्र ना हो या उसने वो अनुभव ना किया हो, तो कहीं ना कहीं उनके निबंधों में ये उनकी ये सोच और उनका ये अनुभव अवश्य आएगा। आप उसे अच्छे होने का आप ढोंग नहीं कर सकते, तो इसमें आपको अपनी प्रतिक्रिया लिखनी होती है, तभी तो पाठक ये इस बात का विश्वास कर पाएगा कि ये आपने ही लिखा है। क्योंकि वो जो प्रतिक्रिया होगी वो औरों के समान नहीं होगी, वो आपकी अपनी होगी, आपके अनुभव अपने होंगे। तो अगर आप उन्हीं बातों को यहाँ पर शामिल करते हैं तभी आपका निबंध विश्वसनीय लगता है। तो यहाँ पर भाव जो हैं, भावनाएं जो हैं वो बहुत अधिक तीव्रता से रहती हैं। तो इस तरह के निबंधों में अपनापन बहुत अधिक रहता है। तो यहाँ पर शिक्षार्थियों ये बात समझने की ज़रूरत है कि भावात्मक जो निबंध हैं उनमें ये जो अपनापन है, जो आपका कह सकते हैं कि व्यक्तिगत जो टच जिसे आप कहते हैं, ये इस तरह के निबंधों की खास विशेषता है। तो ये जो निबंध हैं 3 मुख्य वर्ग हैं। इसके अलावा जो हैं वो विषय वस्तु के आधार पर कुछ आप अन्य वर्ग भी देख सकते हैं, यहाँ स्क्रीन पर आपके समक्ष है। आप देख सकते हैं सामाजिक निबंध हैं या सांस्कृतिक निबंध हैं, राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम परक निबंध हैं, विज्ञान और तकनीक पर आधारित निबंध हैं। आप खेल संबंधी निबंध भी इस वर्ग में रख सकते हैं। ये कुछ अलग अलग जो हैं वो वर्ग भी आप निर्धारित कर सकते हैं। शिक्षा या ज्ञान विषयक निबंध जो हैं, राजनीतिक निबंध, प्रेरक व्यक्तित्व पर आधारित, किसी सूक्ति पर आधारित निबंध भी होते हैं। इस तरह से भाषा और साहित्य पर आधारित निबंध भी, मनोरंजन के साधन। तो इस तरह से शिक्षार्थियों हमारे पास बहुत सारे वर्ग हैं जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि ये निबंधों के कुछ और वर्ग भी हैं, परंतु हमने जो 3 वर्गों की बात की, वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक, ये प्रमुख वर्ग हैं। तो शिक्षार्थियों यहाँ हम एक छोटा सा एक अल्प विराम लेते हैं और इसके बाद अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस देश एवं संपूर्ण विश्व में व्याप्त विषाणु जन्य समस्या। लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में। इसका निदान है जागरूकता के साथ हम और आप स्वयं। कोरोना वायरस के इस संक्रमण से संपूर्ण भारतवर्ष भी एक विकट स्वास्थ्य की परिस्थितियों से जूझ रहा है। भारत सरकार द्वारा गांव से शहरों तक व्यापक जांच, उपचार और विभिन्न नैदानिक व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अभी हमें करना है इससे बचाव। बचाव है आपस में 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और हाँ, आरोग्य सेतु ऐप पर लॉगिन अवश्य करें। घर पर रहें और NIOS की स्व अध्ययन सामग्री से पढ़ते रहें। आपके लिए PM ई-विद्या पर टीवी, रेडियो वाहिनी और मुक्त विद्या वाणी पर ऑडियो कार्यक्रमों का प्रसारण भी NIOS द्वारा किया जा रहा है। आपसे एक ही अनुरोध है, जब भी छींकें, मुंह और नाक को ढकना ना भूलें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और सामाजिक दूरी का पालन करें। और एक बात, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क को ही वैक्सीन समझें। साफ रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। किसी भी आपदा की स्थिति में संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1075 011 23978046। ईमेल करें ncov2019@gov.in।
जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी बातें। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बात, कोई मन चाहा केंद्र चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने। स्वयं बने, हम अल्प विराम के बाद शिक्षार्थियों फिर से एक बार आपका स्वागत है। हमने बात की कि निबंध क्या है, उसकी क्या उपयोगिता है, कितनी तरह के निबंध होते हैं, क्या क्या वर्ग हैं और किन किन बातों का हम मुख्य रूप से इसमें ध्यान रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं शिक्षार्थियों, निबंध के अंग कौन कौन से हैं, किस तरह के अंग हैं ये जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इसमें शिक्षार्थियों सबसे पहले हम बात करते हैं भूमिका की, और उसके बाद हम बात करते हैं विषय वस्तु की, और फिर है उपसंहार। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सबसे पहले भूमिका आएगी, फिर विषय वस्तु होगी और उपसंहार होगा। तो एक तरह से शिक्षार्थियों कोई भी निबंध हो, कोई भी विषय हो, तो आपको इन तीनों अंगों पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर ये तीन अंग आपके निबंध में शामिल हैं, ये तीन बिंदु आपके निबंध में शामिल हैं, तो यकीन जानिए कि आपका निबंध बहुत अच्छा होने वाला है। तो आपको इन तीनों भागों को अपने निबंध में शामिल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले है जैसे भूमिका। तो भूमिका को आप विषय प्रवेश कह सकते हैं, परिचय कह सकते हैं, प्रस्तावना कह सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटी होगी, रोचक होगी, और इसमें आप एक तरह से अपने जो इस विषय से आप समझते हैं, आप उसे स्पष्ट कर देंगे कि ये जो विषय है इस पर हम इस बारे में लिखने वाले हैं।
तो रोचक होने से पाठक का जो ध्यान है वो पूरी तरह से केंद्रित हो जाएगा इस निबंध को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर बात होती है कि निबंध की भूमिका हम कैसे लिखें, किन किन बातों का हम विशेष रूप से ध्यान रखें। तो शिक्षार्थियों, सबसे पहली बात एक सुझाव है आपके लिए कि आप किसी जाने माने लेखक, कवि, किसी चिंतक का, किसी विचारक का, किसी महापुरुष का कोई कथन जो होता है, उद्धरण जो है, उसे लेकर भी आप अपनी प्रस्तावना आरंभ कर सकते हैं। और ये बहुत ही एक लोकप्रिय सुझाव है। बहुत जो शिक्षार्थी हैं, बहुत लोग जब अपना निबंध शुरू करते हैं तो वे किसी न किसी उक्ति से शुरू करते हैं, किसी न किसी उद्धरण से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कोई उक्ति आप ले सकते हैं, जैसे अभ्यास का महत्व है, तो आप कह सकते हैं, शुरू में लिख सकते हैं आपकी करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो उससे पाठक को भी ये पता चल जाएगा कि आपने बहुत अच्छे ढंग से इस विषय को समझ लिया है। तो उसका जो ध्यान है वो भी आपके निबंध पर केंद्रित हो जाएगा। और यही आपका उद्देश्य है। आपका जो परीक्षक है, जो आपकी परीक्षा की प्रति आप जांच रहे हैं, वो अच्छे ढंग से आपका निबंध पढ़ें तो वो सारी विशेषताएं आपके निबंध में हैं। तो आपकी जो भूमिका है वो बहुत अच्छी शुरू हो जाएगी। किसी घटना का उल्लेख भी आप निबंध के प्रारंभ में उसकी भूमिका में आप कर सकते हैं। और किसी घटना का उल्लेख करते हुए आप निबंध का जो विषय है उसे आप जोड़ दीजिए, तो वो भी एक रोचक तरीका किसी भी निबंध को आरंभ करने का हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि जो निबंध है उसमें हमने किसी सुप्रसिद्ध कथन को लिया या किसी घटना को लिया, या हम कोई अपना अनुभव भी उसमें साझा कर सकते हैं। किसी अनुभव के आधार पर भी हम कह सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं गर्मियों की, अगर आपको ग्रीष्म ऋतु की कोई आपको घटना लिखनी है, या गर्मियों की विभीषिका पर अगर ऐसे आपको कोई निबंध लिखना है, तो आप शुरू कर सकते हैं कि जब सुबह उठी तो बिल्कुल पसीने से तर हो रखी थी, इतनी अधिक सुबह सुबह इतनी अधिक गर्मी थी, जाने पूरा दिन क्या होगा। और इसी बात से ही एक घबराहट हुई कि अभी तो गर्मियों की जो ये ऋतु है बहुत लंबी चलेगी, अभी से ये हाल है, क्या होगा। इस तरह से आप अपनी भूमिका शुरू कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत ही रोचक भूमिका उसकी आपकी निबंध की बन जाएगी। अब जैसे हमने यहाँ पर एक विषय लिया है महानगर का जीवन। हम में से बहुत सारे लोग महानगरों में रहते हैं। कुछ लोग गाँव में रहते हैं, कुछ लोग शहरों में, और कुछ लोग महानगरों में रहते हैं। तो वो लोग, उन लोगों का बहुत अच्छे से अनुभव है कि किस तरह का वहाँ पर जीवन होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि उनमें से जो शिक्षार्थी महानगरों में रहते हैं वे अपने अगर इस विषय को चुनते हैं निबंध लिखने के लिए, तो वो बहुत अच्छे ढंग से इसको लिख पाएंगे। और इसमें हम अगर अपनी भूमिका लिखते हैं तो हम क्या क्या लिखेंगे। हम शुरू करेंगे कि हमारा जो देश है वो विकास कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर है शिक्षार्थियों, आप देख सकते हैं कि हमारा जो देश है वो लगातार विकास कर रहा है। बहुत सारे उद्योग हैं, नए नए उद्योग खुल रहे हैं, नए नए कारखाने भी आ रहे हैं, लग रहे हैं, नए नए कार्यालय खुल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ जो हैं वो विकास कर रहे हैं। और जो हमारे बड़े बड़े नगर हैं वो विकास के प्रमुख केंद्र बन गए हैं। और जब बड़े नगर में इतना अधिक विकास हो रहा है तो जो गांव हैं और छोटे शहर हैं वहाँ से लोग बड़े शहरों की ओर जा रहे हैं रोज़गार की तलाश में, और उन्हें पूरा विश्वास है कि वहाँ उनको रोज़गार मिलेगा। और इस तरह से आप इसमें एक एक वाक्य भी अगर आप लिखेंगे तो ये पूरा जोड़ के आपकी एक अच्छी भूमिका तैयार हो जाएगी। क्योंकि नगरों में रोज़गार के अधिक अवसर हैं, और जब रोज़गार के अवसरों की इतनी अधिकता है तो धीरे धीरे इतना विकास करते हुए ये नगर जो हैं वो महानगर बनते जा रहे हैं। लेकिन विकास तो हो रहा है, साथ में समस्याएं भी बढ़ रही हैं, आबादी बढ़ रही है। तो इस तरह से चुनौतियां भी हैं महानगर के जीवन में। तो ये सारी बातें आपकी भूमिका में
आ जाएंगी। तो शिक्षार्थियों, यहाँ पर इस तरह से आप भूमिका लिखेंगे। अब हम बात करते हैं शिक्षार्थियों विषय वस्तु की। हमने अपने पाठक को अपना निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर दिया है और हमारा पाठक जो है वो बहुत रुचि लेकर इस निबंध को पढ़ने के लिए तैयार हो गया है। तो अब विषय वस्तु हम कैसी दें कि पाठक को इस विषय के बारे में पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे ढंग से लिखी हुई मिले, पढ़ने को मिले। तो इसलिए विषय वस्तु जो है उसका भी बहुत अधिक महत्व है। तो यहाँ शिक्षार्थियों ये हम मानकर चलते हैं कि विषय वस्तु हमारे निबंध का प्रमुख भाग है, क्योंकि हम विषय वस्तु के अंतर्गत हम बहुत सारी जानकारी देते हैं और यहाँ पर हम अपने विषय को विस्तार देते हैं, उसका स्वरूप स्पष्ट कर देते हैं, बहुत सारे उदाहरण देते हैं, अपने अनुभव जो हैं वो भी साझा करते हैं और विषय का जो केंद्रीय भाव होता है वो विषय वस्तु में ही शामिल होता है। तो ये जो विषय है उसके अलग अलग पक्ष होते हैं। अब अगर हम किसी विचारात्मक निबंध को लिख रहे हैं, किसी समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम तर्क देंगे और तर्क देकर दोनों तरफ के तर्क देकर हम विषय वस्तु को बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे। और कुछ ऐसे विषय भी हैं शिक्षार्थियों जिसमें कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ हानि भी होती है, तो हम दोनों पक्षों को वहाँ पर बहुत ही संतुलित ढंग से रखेंगे, क्योंकि हम वहाँ पर विषय के साथ हमें न्याय करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही सब लोग सोचते हैं, वो भावात्मक निबंध में हो सकता है, लेकिन जब आप विचारात्मक निबंध लिखते हैं तो आपको बहुत ही संतुलित विचार अपने वहाँ पर रखने होंगे। जैसे हमने बात की कि इंटरनेट से लाभ और हानि, तो इंटरनेट के लाभ भी बहुत ज़्यादा हैं और अगर हम देखें तो हानि भी है, लेकिन कितनी हानि कितना लाभ उसको आपको बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण आपको प्रस्तुत करना होगा। तो यहाँ शिक्षार्थियों समझने की बात यह है कि आप जब किसी भी विषय को तर्कपूर्ण ढंग से उसके लाभ, उसकी हानि सब कुछ आप बता रहे हैं, तो वहाँ आप अंत में अपना मत भी प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब आप अपना मत देंगे तो आपकी जो भाषा है वो बहुत ही सौम्य होनी चाहिए, उद्दंड नहीं होनी चाहिए, उसमें नम्रता रहनी चाहिए। विनम्र भाषा में आप अपना मत देंगे और आप सुझाव देंगे कि ऐसा भी हो सकता है, मेरा ये मानना है। तो आप इस ढंग से अपना मत रखेंगे, क्योंकि आप अपना मत रख सकते हैं लेकिन आप अपना मत थोप नहीं सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर आपने परीक्षा में इस तरह से आपने निबंध लिखा है तो परीक्षक भी आपकी इस भावना का, आपके इस संतुलन का, आपकी इस गंभीरता का प्रभाव मानेंगे। वो भी बहुत प्रभावित होंगे कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ये निबंध लिखा है, क्योंकि हो सकता है परीक्षक की जो सोच है वो शायद दूसरी तरफ हो। तो आप बहुत ही विनम्र भाषा में अपना मत रखेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। साथ में आप भाषा हमारी विनम्र हो जाएगी और हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हम किसी भी तरह से किसी की भी भावनाओं को आहत ना करें, ये बात का भी हम अवश्य ध्यान रखें। देखिए, आप अभी माध्यमिक स्तर पर हैं, आप बड़े होंगे, आप एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। और जिम्मेदार नागरिक क्या है? जो इन स्तरों पर, भाषा के स्तर पर, जाति के स्तर पर, धर्म के स्तर पर, इन सब स्तरों पर उसकी जो सोच है वो बहुत ही गंभीर होती है, बहुत ही समानुभूतिपूर्ण होती है। तो आपको एक जिम्मेदार नागरिक वहाँ पर बनना है और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है शिक्षार्थियों कि आप अपने निबंध में
इस बात को रखें कि किसी भी व्यक्ति की भावना आहत ना हो। तो आपको ये इस बात का भी ध्यान रखना है। आप अपनी विषय वस्तु में अगर कोई पक्ष ऐसा है जो आप चाहते हैं कि जो पाठक है उसे खास तौर से देखें, तो आप वहाँ पर कहीं कोई कविता की 2 पंक्तियाँ भी उसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको बहुत बड़ी कविता वहाँ पर नहीं लिखनी। 2 पंक्तियाँ पर्याप्त होंगी, उससे अधिक नहीं। तो वो एक तरह से आपके ज्ञान का प्रदर्शन जैसा हो जाएगा। विषय से संबंधित हो कविता की पंक्तियाँ और बिल्कुल उसी पक्ष पर प्रकाश डालती हूँ, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो अगर आप अलग अलग बिंदु लिख रहे हैं तो आप अनुच्छेद बदलिए, अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग बिंदु आप रखिए। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप किसी भी विषय पर निबंध लिखना आरंभ करें तो उसकी एक रूपरेखा बना लें और आप प्रमुख जो बिंदु हैं वो लिखें और फिर उन बिंदुओं के भी आगे उपबिंदु आप बना लें, ताकि किसी भी तरह की कन्फ्यूजन आपको निबंध लिखते हुए ना हो। सब कुछ बिल्कुल क्रमिक ढंग से आप प्रस्तुत कर सकें। तो जैसे उदाहरण के लिए हमारे पाठ्यक्रम में दहेज प्रथा पर अगर आप निबंध लिखते हैं तो उसके मुख्य विषय के बिंदु और उपबिंदु दिए गए हैं। यहाँ आपकी सुविधा के लिए मैंने रखे हैं। जैसे दहेज है तो दहेज क्यों दिया जाता है, ये आप बिंदु कुछ ऐसे बना सकते हैं कि जैसे बेटी का एक नया घर होता है, यहाँ पितृसत्तात्मक समाज है और यहाँ पर जो लड़की है वो एक विवाह योग्य आयु की होने के बाद उसका विवाह किया जाता है और वो अपने पति के घर जाकर रहती है। गृहस्थी नहीं होती है, एक नया अनुभव होता है, तो उसमें कुछ सुविधा देने के लिए कुछ उपयोगी वस्तुओं की भेंट उसके माता पिता की तरफ से दी जाती है। लेकिन ये प्रथा बहुत समय से चली आ रही है और ये धीरे धीरे इस प्रथा में माफ़ कीजिएगा विकृति आने लगी, बुराई आने लग गई है और दहेज देने की जो शुरुआत है वो हुई है। फिर यहाँ पर आप बिंदु लिख सकते हैं कि अब आप दहेज प्रथा की बुराइयों के बारे में बताएंगे कि जो दूल्हा है उसकी कीमत की वो कितना अधिक कमाता है, उसके आधार पर उसका मोल भाव हो रहा है। अधिक दहेज के लिए बहू पर अत्याचार किया जाता है, अलग अलग ढंग से उस पर शारीरिक प्रताड़ना है, मानसिक ढंग से उसका शोषण किया जाता है और ये मांगें लगातार बढ़ती हैं। और उसके बाद आप सुझाएंगे कि इस कुप्रथा से उबरने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षार्थियों हम किसी भी विषय के लिए बिंदु उपबिंदु हम रख सकते हैं। तो यहाँ शिक्षार्थियों हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारे विषय वस्तु में ये सभी बिंदु उपबिंदु बिल्कुल क्रम से आएंगे। तो हमने विषय वस्तु को जान लिया। अब उपसंहार, अभी हमारी भूमिका बहुत अच्छी हो गई है, हमने विषय वस्तु बहुत अच्छे ढंग से लिख ली है, लेकिन अगर हम उसका उपसंहार कहीं पर जल्दबाजी में लिख देंगे तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। तो यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हमें अपना जो निबंध का उपसंहार है वो बहुत ही अच्छे ढंग से उसको बहुत ही अच्छी बिंदु पर लाकर छोड़ना है। तो इसमें हम किस बात का ध्यान रखेंगे, उपसंहार अच्छा हो और वहाँ पर आप अपने जिस विषय का है उसका एक निचोड़ आप कुछ पंक्तियों में आप वहाँ पर रख दें। भाषा के बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि भाषा हमारी सौम्य होनी चाहिए, छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए, विद्वत्ता का प्रदर्शन आप ना करें, जिन शब्दों से आप परिचित हों आप उन्हें ही लें और एक अच्छा निबंध लिखें। तो शिक्षार्थियों, मैं समझती हूँ कि यहाँ हम इस कार्यक्रम को विराम दे सकते हैं। आपने निबंध लेखन के बारे में कुछ बिंदुओं को सुना, हमने इस पर चर्चा की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इससे निबंध लेखन में मदद मिलेगी। और यहाँ ये माध्यमिक स्तर का हमारा पाठ्यक्रम यहाँ पूरा होता है। हम फिर से देखते हैं कि अगले कार्यक्रम में हम दोबारा से इस पाठ्यक्रम को शुरू करेंगे और
पाठ 1 से हम अपना ये कार्यक्रम पर चर्चा करना आरंभ करेंगे। तो विदा लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस देश एवं संपूर्ण विश्व में व्याप्त विषाणु जन्य समस्या। लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में। इसका निदान है जागरूकता के साथ हम और आप स्वयं।